हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अनसॉल्व से हैं। तो उन सभी क्वेश्चन का आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज की ही क्लास में हम इस पूरी चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। यानी कि जो भी है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जो भी आपके क्वेश्चन या शॉर्ट लॉन्ग है ना, बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी आपकी इस बोर्ड चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जिनकी पूरी चांसेस हैं आने की, उन सभी क्वेश्चन का आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे जो भी चैप्टर वाइज आपके, यानी कि चैप्टर 4 तक आपकी क्लास हो चुकी है, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करनी है, सारी क्लास को करनी है। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चे आज की क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? यानी कि जो मेंडल जी हैं, मेंडल जी का जो द्विसंकर संकरण है ना, जो जिसमें दो जीनों की वंशागति हम देखते हैं, तो मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 है, 9 संबंधी 7 है, 3 संबंधी 1 है, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 है। तो फिनोटाइप अनुपात पूछ रहा है ना। फिनोटाइप यानी कि बाह्य लक्षण प्रारूप क्या है? तो यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात क्या है ना। फिनोटाइप अनुपात यानी कि यहाँ पे बाह्य लक्षण, जिससे हम बाह्य लक्षण कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर टेश क्रॉस का अनुपात है। द्विसंकर टेश क्रॉस का अनुपात है। यहाँ पे जो द्विसंकर टेश क्रॉस का अनुपात है, क्या अनुपात है? 3 संबंधी 1 है, 1 संबंधी 1 है, 9 संबंधी 3 संबंधी 1 है, या 1 संबंधी 1 संबंधी 1 है। तो द्विसंकर टेश क्रॉस का अनुपात है। यानी कि जो द्विसंकर टेश क्रॉस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टेश क्रॉस, ध्यान देना, टेश परीक्षण है ना, परीक्षण की बात हो रहा है, परीक्षण क्रॉस की बात कर रहा है। तो द्विसंकर टेट क्रॉस का अनुपात है 3 संबंधी 1 है, 1 संबंधी 1 है, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 है, या 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1 है। तो यहाँ पे डी क्या होगा? 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का, कोई भी मनुष्य है और उस मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से होता है, शुक्राणु से माप के होता है, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो बताइए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण, यानी कोई भी मनुष्य है और उस मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो ये किसके द्वारा होगा? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, इससे पिता के लिंग गुणसूत्र से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के कुछ टेक्सान में 17 क्रोमोसोम व कुछ अन्य में 18 क्रोमोसोम होते हैं, तो 17 व 18 क्रोमोसोम वाले यह जीव होते हैं। तो कीटों के कुछ टेक्सान में 17 क्रोमोसोम व कुछ अन्य में 18 क्रोमोसोम होते हैं, तो 17 व 18 क्रोमोसोम वाले यह जीव होते हैं, क्रमशः नर व मादा, क्रमशः मादा व नर, सभी नर या सभी मादा। तो बताइए क्या होते हैं, क्या होते हैं कीटों में? कीटों में तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि क्रमशः नर व मादा होते हैं। क्या होंगे? क्रमशः नर व मादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक आनुवंशिक रोग एक बाह्य रूप से समान है किंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संतति में संचारित होता है, तो रोग है। अगर एक आनुवंशिक रोग बाह्य रूप से समान है किंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संतति में ही संचारित होता है, तो यह रोग है। आटोसोमल प्रभावी है, आटोसोमल अप्रभावी है, लिंग संलग्न प्रभावी है, या लिंग संलग्न अप्रभावी है। तो बताइए क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? लिंग संलग्न अप्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है फिनाइल कीटोनूरिया, या वर्णांधता, हिमोफीलिया, अरक्तता। तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि यानी कि जो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इनमें से जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है? तो
जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी ये जन्म से है। क्या है? ये जन्म से है और जन्म के साथ साथ उपापचयी त्रुटि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है टंडन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, या फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको हम कहते हैं फिनाइल क्यून में ही कहते हैं। तो बताइए 17 का क्या होगा कि क्रोमोसोमी यानी गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण इसमें से कौन है? टनन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, यह फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? टनन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम के त्रिसुत्ता के कारण होता है? कौन सा आनुवंशिक विकार है जो यहाँ पे 21वें जोड़ा वाला गुणसूत्र है और उस 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में त्रिसूत्रता के कारण, यानी कि वहां पे 3 हो जाएगा, है ना, 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो होता है क्लाइफेंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। तो बताइए क्या होगा? 21वें जोड़े यानी जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होता है त्रिसूत्रता, जिसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होते। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता से, 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्र की एकल सूत्रता से, लिंग गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता से, 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता से। तो बताइए मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? ये जो मंगोली जड़ता है ये किसके कारण होती है? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा कि 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता यानी कि सिर्फ एक बढ़ेगा, और यहाँ पे एकाधिक यानी एकाधिक सूत्रता का मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता से। क्या? 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता से। किससे? एकाधिक सूत्रता से। तो मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो मंगोली जड़ता होती है 21वीं, यानी कि जो हमारा 21वीं जोड़ा वाला गुणसूत्र है इनमें 1, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, 1 से अधिक बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है? मंगोलियन जड़ता हो जाती है। ठीक है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो बताइए मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? बालों का रंग है, त्वचा का रंग है, नाक का आकार है, आंखों का रंग है। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो बताइए मनुष्य है, कोई एक मनुष्य है और उसमें मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या होगा? बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का रंग, आंखों का रंग। तो ऑप्शन नंबर बी कि त्वचा का रंग होगा। क्या होगा? त्वचा का रंग क्या है? मात्रात्मक लक्षण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। कोई एक जीन है और उस जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है पूरक जीन, युग्म विकल्पी, संपूरक जीन, विषम युग्मनज। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्म विकल्पी, संपूरक जीन, पूरक जीन या विषम युग्मनज। तो बताइए क्या कहा जाता है? बताइए एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो युग्म विकल्पी कहा जाता है, यानी कि 11 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो विनिमय के कारण या स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण, या ए और बी दोनों। तो बताइए विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। जो वेरिएशन होती है, ठीक है, जो वेरिएशन होगा और वेरिएशन में जो मियोसिस डिवीजन होगा, वेरिएशन है और वेरिएशन में जो मियोसिस डिवीजन है, तो मियोसिस डिवीजन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, उजागर होती है तो क्या होगा? विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण, या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी की ए और बी दोनों, यानी कि विनिमय के कारण भी होती है और स्वतंत्र संकलन के कारण भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो बताइए जो विनिमय है ये किस अवस्था की व्यवस्था है? तो लैप्टोटीन की, जाइगोटीन की, पैकेटीन की, डायोकाइनेसिस की। तो जो विनिमय हो रहा है, जो जीन विनिमय होता है, तो विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो पैकेटीन की। क्या होगा? 13 का सी, यानी कि पैकेटीन की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होगी? पैकेटीन की अवस्था होती है। तो विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो क्या बताओगे? पैकेटीन की। ठीक है, किसकी? पैकेटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर परिक्षार संकरण की विशेषता है।
द्विसंकर परिच्छाद संकरण की विशेषता है। तो बताइए द्विसंकर परिच्छाद संकरण की विशेषताएं क्या है। द्विसंकर परिच्छाद संकरण की विशेषता क्या है बेटा, सेम क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, एक संबंधी दो संबंधी एक संबंधी एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। वेरिएशन विभिन्नता है तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत है समसूत्री विभाजन है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन है, अर्धसूत्री विभाजन है या निषेचन है। तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है यानी कि जो वेरिएशन है ना, जो वेरिएशन आ रही है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो हमेशा याद रखना उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है, कार्चिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कार्चिसिन द्वारा, ठीक है, कार्चिसिन द्वारा, क्लोरोक्विन द्वारा। तो बताइए स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है, जो स्वबहुगुणिता है ये कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो किससे प्राप्त की जा सकती है, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे जो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी की कालाचिसिन द्वारा, ठीक है, कालचिसिन द्वारा जो स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ओके। चलिए तो भाई न्यूक्लियोसाइड है तो आप सभी को पता है कि शुगर नाइट्रोजन युक्त प्लस फास्फेट ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। क्या है सप्रभाविता, क्या है, उदाहरण सहित इनकी व्याख्या कीजिए। सप्रभाविता क्या है और उदाहरण सहित, यानी कि ये जो सप्रभाविता है इस सप्रभाविता को आपको क्या करना, उदाहरण सहित। तो सप्रभाविता क्या है और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो सप्रभाविता को उदाहरण सहित व्याख्या कर सकता है कोई। देखो सप्रभाविता का मतलब क्या होता है, देखो एक अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता है ना। देखो सप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों का है ना, दोनों जनकों का जो लक्षण आएगा वो मध्यवर्ती आएगा, है ना। अगर एक मेल है तो मेल का भी लक्षण संतति में बराबर आएगा, फीमेल है तो फीमेल का भी लक्षण क्या होगा, संतति में बराबर आएगा। तो वो क्या होता है सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि दो जनक हैं, अगर दो जनक हैं तो दोनों का जो लक्षण है वो मध्य में नहीं आएगा, वो अलग आ जाता है। जैसे लाल सफेद है तो कैसा आता है, पिंक आता है। तो सप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखोगे, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यफन पीढ़ी में समान रूप के साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पी को सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। क्या लिखोगे, यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी, ठीक है, यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी, तो यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी या एलील यफन पीढ़ी में, ठीक है, ये एलील किसमें, यफन पीढ़ी में, किसमें, यफन पीढ़ी यानी कि जो इसकी प्रथम पीढ़ी, तो यफन पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। यफन पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ, ठीक है, साथ साथ अभिव्यक्त होते, ठीक है। क्या होंगे, समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। सप्रभावी ठीक है, सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं।
ठीक है, तो सप्रभावी क्या युग्म विकल्पी कहते हैं। तथा तथा इसकी आनुवंशिकता को, ठीक है, तथा इनकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो तथा इसकी आनुवंशिकता को, आनुवंशिकता, तो तथा इनकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इनके आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? सप्रभाविता। यानी सप्रभाविता क्या है कि यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, तथा इसकी जो आनुवंशिकता होती है, इन आनुवंशिकता को हम सप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, इतनी बात क्लियर, ये डिफिनेशन होगी। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? उदाहरण में, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, यदि, ठीक है, यदि एक लाल रंग के पशु का, क्या लिखोगे? यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो, ठीक है, यदि एक लाल रंग के पशु का, ठीक है, यदि एक लाल रंग के क्या है? पशु। ठीक है, तो यदि एक लाल रंग के पशु का, ठीक है, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ, किसके? श्वेत रंग के पशु के साथ, पशु से क्रॉस कराया जाता है तो, क्रॉस कराया जाता है तो, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप इतना लिखोगे कि सप्रभाविता क्या है और सप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप ये मेंशन करोगे। ठीक है, समझ में आ गया सप्रभाविता कि यदि दो युग्म विकल्पी, ठीक है, यदि हमने क्या किया कि यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इस गुण को हम सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, तथा इसकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ क्रॉस की क्रिया कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान प्राप्त होती है। यानी कि दोनों का मध्यवर्ती, यानी लाल और सफेद दोनों का मिक्स आएगा उस संतति में, इससे उसको हम क्या कहते हैं? चितकबरी संतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था? यानी जो मंगोलियाई जड़ता है ये क्या है और इसकी खोज किसने किया था, यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोजा था? तो क्या लिखोगे? मंगोलियन जड़ता की खोज या डाउन सिंड्रोम की को सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था। ठीक है, क्या लिखोगे? डाउन सिंड्रोम की खोज, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है, यही होता है, तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन, कौन है? लैंगडॉन, तो लैंगडॉन डाउन ने ठीक है, डाउन ने सन 1866 में, ठीक है, सन कितने में? 1866 में देखा था। ठीक है,
में खो जाता। ठीक है, में खो जाता। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर। आगे क्या लिखोगे? यह रोग 21वीं जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक और एक अधिक के कारण, ठीक है, गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यह रोग 21वीं जोड़ी, ठीक है, यह रोग क्या है? जो 21वीं, ठीक है, 21वीं जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र, तो 21वीं जोड़ी ऑटोसोम ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण, ठीक है, एक अधिकता के कारण होता है। ठीक है, किसके? एक अधिकता के कारण, यानी कि एक अधिकता के कारण होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। ठीक है, जो त्रिगुणता कहलाती है। ठीक है, जो त्रिगुणता कहलाती है। तो जो त्रिगुणता, तो त्रिगुणता यानी कि ट्राइसोमी कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, ठीक है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। क्योंकि बढ़ गया एक की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 की जगह पे क्या हो गया? 47 हो गया। 46 की जगह क्या हो गया? 47 हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब इसके आपको तो लक्षण पता है कि चेहरा मंगोलियन के जड़ता है ना, कद छोटा, उंगलियां फुली हुई, ये सभी चीजें तो आप मेंशन कर सकते हो, है ना, ये सभी चीजें आप इसमें लिख सकते हो कि इनका कद क्या होता है? छोटा होता है, गर्दन फुली हुई होती है ना, चेहरा मंगोलियन की भांति होता है, और इनका निचला ओठ जो उभरा हुआ होता है ना, जीभ मोटी जीभ होती है। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी मंद बुद्धि के होते हैं ना, बहुत सारे इसके क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं। किस मंगोलियन जड़ता के। तो मंगोलियन जड़ता क्या है और इसकी खोज किसने की है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर लोगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल की प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्लियर? मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए, यानी कि जो मेंडल्स लॉ है, तो क्या लिखोगे? इस नियम का आधार एक संकर क्रॉस है। क्या लिखोगे? इस नियम का आधार, ठीक है, इस नियम का एक संकर क्रॉस है। ठीक है, क्या है? इस नियम का आधार क्या है? एक संकर क्रॉस है। आगे क्या होता है? इसके नियमानुसार जब दो समयुग्मी पादपों में संकरण कराया जाता है, ठीक है, इसके नियमानुसार तो इसके नियमानुसार जब दो समयुग्मजी मतलब हम लिख सकते हैं कि शुद्ध नस्ल,
ठीक है, संयुग्मजी में हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि शुद्ध नस्ली। ठीक है, जब दो संयुग्मजी यानी कि आप क्वेश्चन में लिख सकते हो शुद्ध नस्ली, शुद्ध नस्ली। ठीक है, तो जब दो संयुग्मजी पादपों के बीच, पादपों में क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जो प्लांट होगा तो प्लांट में क्या कराया जाता है, पादपों में संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो पादपों में संकरण, संकरण कराया जाता है, कराया जाता है। तो यफन पीढ़ी में, यफन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आते हैं। ठीक है, यफन पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रभावी, तथा F2 पीढ़ी में, ठीक है, तथा यफन पीढ़ी में न दिखने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, तो यफन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को, तो यफन पीढ़ी में प्रकट होने वाले, प्रकट होने वाले लक्षण को, प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी, ठीक है, प्रभावी तथा, तथा ठीक है, तथा न दिखने वाले, न दिखने वाले, ठीक है, तथा न दिखने वाले लक्षण को, लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, जो लक्षण नहीं दिखेगा उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम का आधार क्या है, एक संकर क्रॉस है। इसके नियमानुसार जब दो संयुग्मजी यानी शुद्ध नस्ली पादपों में संकरण कराया जाता है तो यफन पीढ़ी में प्रकट होने वाला जो लक्षण होता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और न दिखने वाले लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो शो करेगा उसको प्रभावी, और जो नहीं शो करेगा यानी जो नहीं दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, जो दिखा उसको प्रभावी और जो नहीं दिखा उसको अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के लिए, उदाहरण एक संकर क्रॉस में, ठीक है, ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिखोगे, उदाहरण लिखो, तो हेडिंग डालो उदाहरण, क्योंकि उदाहरण भी तो आपको देना है। उदाहरण, उदाहरण जब एक संकर क्रॉस में, जब एक संकर, ठीक है, तो एक संकर क्रॉस में, ठीक है, जब वो एक संकर क्रॉस में, किसमें, जब क्या है, एक संकर क्रॉस, तो जब वो एक संकर क्रॉस में शुद्ध बौना पौधा, ठीक है, शुद्ध, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पादप का, पादप का संकरण, संकरण शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पादप के साथ, पादप के साथ, ठीक है, पादप के साथ कराया जाता है तो, ठीक है, कराया जाता है तो पादप के साथ कराया, कराया जाता है तो यफन पीढ़ी में, ठीक, इसमें यफन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्रभावी होते हैं। ठीक है, सभी कैसे, लंबे पौधे, ठीक है, सभी लंबे पौधे प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये कैपिटल टी, ये क्या है, लंबा पौधा, और एक ऐसा है शुद्ध लंबा, तो क्या है, संकर लंबा नहीं है, शुद्ध लंबा पौधा। इसका क्रॉस किसके साथ साथ, शुद्ध बौना यानी कैपिटल टी टी, किसके साथ, शुद्ध बौना के साथ करा दे, शुद्ध बौना,
ठीक है, जब हमने क्या किया, इसका शुद्ध बौना के साथ कराया, तो जनक, जनक से गैमिट, तो कैपिटल टी और यहाँ पे टी टी। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे, इस कैपिटल टी का क्रॉस जब हम स्मॉल टी के साथ करा दें तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। वापस इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और वापस से कैपिटल टी का स्मॉल टी से। तो F1 पीढ़ी में है ना, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए, लंबे आए, और एक ऐसा लंबा है हाइब्रिड, है ना, संकर लंबा है। कैसा लंबा है, हाइब्रिड प्लांट है या हाइब्रिड टॉल कह सकते हैं, संकर लंबे। लेकिन हुआ क्या था कि दोनों शुद्ध थे, है ना, एक शुद्ध लंबा था, एक शुद्ध बौना था, दोनों में ऐसा मिक्स नहीं था, दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार का मिक्सअप नहीं था, दोनों मिक्स नहीं थे। लेकिन F1 पीढ़ी में जो प्रभावी हुआ, तो प्रभावी कौन हुआ, ये कैपिटल टी टी हुआ। प्रभावी कौन हुआ, ये कैपिटल टी टी। तो जिसने अपने लक्षण को शो किया उसको प्रभावी यानी डोमिनेंस, और जिसने अपने लक्षण को शो नहीं किया यानी कि F1 पीढ़ी में उसका लक्षण नहीं दिया उसको रिसेसिव यानी कि अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, तो यही मेंडल्स लॉ है कि मेंडल के नियमानुसार जब दो समयुग्मजी पादपों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी तथा न दिखने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर जब एक संकरण क्रॉस में शुद्ध बौना पादप का संकरण शुद्ध लंबे पादप के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्रभावी यानी कि सभी लंबे यानी कि संकर लंबे, है ना, सभी यहाँ पे संकर लिख लो, तो सभी संकर लंबे पौधे प्रभावी होते हैं। ठीक है, यही है प्रभाविता का नियम और यही है मेंडल का फर्स्ट लॉ। ठीक है, यही मेंडल का क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, जिसको हम कहते हैं मेंडल का युग्मक शुद्धता का नियम या वियोजन का नियम। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। ठीक है, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, इस नियम को आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। तो ये तो कर लोगे, इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कई बार कराया आपको ना, कई बार मैं करा चुकी हूँ, कुछ भी टफ नहीं है। तो मेंडल के पृथक्करण का नियम को समझाइए, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, यानी ये जो अपूर्ण प्रभाविता है, ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है और इस पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्या लिखोगे, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। देखो ये क्या है, मेंडलवाद है, ध्यान देना, ये मेंडल का नियम नहीं है, मेंडलवाद है ना, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जनक का लक्षण है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जनक का लक्षण है वो संतति में शो करेगा, जो जनक का लक्षण है वो संतति में आएगा। लेकिन मेंडलवाद में क्या भाई, अपूर्ण प्रभाविता में क्या है कि ये मेंडलवाद है, जैसा मेंडल जी ने कहा है वैसा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कुछ पेड़ पौधों, ठीक है, कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या लिखोगे, कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतानों में, ठीक है, कुछ पेड़ पौधों, कुछ पेड़ पौधों, पेड़ पादपों, ठीक है, कुछ किस्में पेड़ पादपों व जंतुओं में, व जंतुओं में, तो जंतुओं में, तो कुछ पेड़ पादपों व किस्में जंतुओं में, कुछ पेड़ पादपों और जंतुओं में कोई भी लक्षण, कोई भी लक्षण पूर्णता, ठीक है, कोई भी लक्षण, यहाँ पे लिखते हैं भाई, कोई भी
लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होते हैं यौवन पीढ़ी में। ठीक है, किसमें? यौवन पीढ़ी में। अर्थात ठीक है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अर्थात मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो पूरी मेथड है, इस मेथड को हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। उदाहरण, काल कारिंस ने गुलाबास में देखा। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? कारिंस ने। ठीक है, काल कारिंस ने, तो आगे पेज में चेंज कर रही हूँ, क्या लिखोगे? काल कारिंस ने, कार्ल कारिंस ने। तो कार्ल कारिंस ने गुलाबास, ठीक है, गुलाबास जो पुष्प है उसका नाम होता है मिराबिलिस जलापा, है ना, गुलाबास का होता है मिराबिलिस जलापा। तो गुलाबास में देखा, ठीक है, लाल पुष्प वाले पादप को सफेद पुष्प वाले पादप से क्रॉस कराने पे। ठीक है, तो कार्ल कारिंस ने किस में देखा? गुलाबास, लिख सकते हो मिराबिलिस जलापा। ठीक है, तो कार्ल कारिंस ने गुलाबास में देखा लाल पुष्प का, ठीक है, लाल पुष्प, ठीक है, तो लाल पुष्प वाले पादप का, ठीक है, तो लाल पुष्प वाले पादप का सफेद पुष्प वाले, ठीक है, सफेद पुष्प वाले, ठीक है, सफेद पुष्प वाले पादप के साथ संकरण कराने पर, ठीक है, साथ क्या करने पे? संकरण कराने पर। तो संकरण कराने पर, ठीक है, क्या करने पे? संकरण कराने पर, न क्या कराने पे? संकरण कराने पर। ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संकरण कराने पर गुलाबी पुष्प वाले पादप, ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैसे पुष्प उत्पन्न होंगे? गुलाबी पुष्प वाले पादप क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसमें? अपूर्ण प्रभाविता में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, और ये स्व परागण कराने पर F2 पीढ़ी में, ठीक है, और यह स्व परागण कराने पर, तो और यह स्व परागण कराने पर F2 पीढ़ी में, किसमें? जो इनकी F2 पीढ़ी है, तो F2 पीढ़ी में एक संबंधे दो संबंधे एक का, क्या? एक संबंधे दो संबंधे, तो एक संबंधे दो संबंधे एक का क्या करते हैं? लक्षण व, ठीक है, लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप दर्शाते हैं। तो एक संबंधे दो संबंधे एक का लक्षण प्रारूप
प्रारूप व जीन प्रारूप, जीन प्रारूप प्रारूप दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। एग्जाम्पल अगर इसकी क्रॉस करा के देखो, क्योंकि भाई 3 नंबर में पूछा गया है ना, अगर हम इसकी क्रॉस करा को देखते हैं तो कैसे, देखो अगर है ना, अगर हम क्या करें, एक लाल पुष्प लें और सफेद पुष्प लें, है ना, एग्जाम्पल इनका प्रयोग क्या था सॉरी, ठीक है, प्रयोग क्या था, तो प्रयोग में इन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने क्या लिया, एक लाल पुष्प, लाल पुष्प लिया, ये लाल पुष्प क्या है, इसको इन्होंने कैपिटल आर से डिनोट किया। इनका क्रॉस किससे, सफेद पुष्प के साथ, सफेद पुष्प के साथ, यानी स्मॉल आर, और ये क्या है, पैतृक पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी है, ठीक है, क्या है, पैतृक पीढ़ी है। इसके बाद देखो जनक पीढ़ी में क्या होगा, कैपिटल आर, इनका स्मॉल आर, क्रॉस होगा, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सभी क्या आएंगे, सभी जो आएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी सभी जो ये जो इनकी F1 पीढ़ी है, यानी F1 पीढ़ी में जो संतान आएंगी सभी क्या आएंगी, ये सभी जो क्या हैं, ये सभी हैं पिंक फ्लावर, यानी कि F1 पीढ़ी में सभी कैसे आए, गुलाबी पुष्प वाले, ठीक है, F1 पीढ़ी में सभी कैसे आ गए, गुलाबी पुष्प वाले आ गए। अब वापस से अब इनका F2 पीढ़ी में है ना, F1 पीढ़ी में स्वपरागण, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या कराया गया, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण से क्या हुआ, देखो स्वपरागण हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, क्रॉस क्रिया कराई गई, कैपिटल आर का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या प्राप्त हुआ, देखो ये कैपिटल आर, ठीक है, देखो कैपिटल आर, वापस से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि देखो ये कैपिटल आर क्या हो गए, रेड फ्लावर, क्या हो गए, रेड फ्लावर, ठीक है, स्मॉल आर वाइट फ्लावर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर, क्या आ गए, पिंक फ्लावर आ गए। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करिए, ठीक है, ओके। देखा जाए तो कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप देखें तो कुछ भी टफ नहीं है, सारी चीजें इजी है, पढ़े रहेंगे तो सब इजी है, नहीं पढ़े रहेंगे तो सब सारी चीजें भी आपको टफ लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके, चलिए। मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की, ठीक है, मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण को संक्षेप में, वंशागति को संक्षेप में समझाइए, ठीक, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाना है। मानव में लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को, है ना, जो मानव में लिंग संलग्न लक्षण है इसकी वंशागति को क्या करना है, संक्षेप में समझाइए, है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाना है।
ठीक है। तो देखो, लिंग संलग्न वंशागति की बात करें तो लिंग संलग्न वंशागति प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और उनके लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, अगर हम मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति की बात करें तो क्या लिखोगे, मानव में, है ना, ये आप कर सकते हो जो वर्णांधता हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन है ना, आप इसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता जो मैंने पढ़ाया है, कौन सा, वर्णांधता, वर्णांधता और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वाली जो टॉपिक है अब इसमें मेंशन कर दोगे, है ना, एक के बारे में, वर्णांधता या हीमोफीलिया के बारे में एक के बारे में आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आनुवंशिक विकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में आनुवंशिक विकार पे, है ना, मनुष्य में आनुवंशिक विकार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य में आनुवंशिक विकार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखोगे, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन होने या इन पर उपस्थित जीनों में परिवर्तन होने के कारण अनेक व्याधि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें आनुवंशिक गुणसूत्र या जीन विकार व्यक्तिकृत कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। आंसर क्या लिखोगे, मानव में कुल 46, तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र। ठीक है, जिनमें 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, 22 जोड़ी दैहिक। ठीक है, जिनमें 22 जोड़ी दैहिक तथा, ठीक है, 22 जोड़ी क्या होते हैं, दैहिक होते। ठीक है, जिनमें क्या होंगे, जो 22 जोड़ी दैहिक तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी कि अगर मनुष्य में की बात करें, मानव के तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी दैहिक तथा एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन, ठीक है, इनकी संख्या या संरचना में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन, आगे क्या लिखोगे, इनकी संरचना, इनकी स्ट्रक्चर, तो इनकी संरचना या संख्या में, तो इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से, मामूली, ठीक है, मामूली यानी थोड़ा सा, तो मामूली से परिवर्तन। ठीक है, मामूली से क्या होगा, परिवर्तन, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, मामूली से क्या हो जाए, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन होने या इन पर उपस्थित जीनों में परिवर्तन के कारण, ठीक है, परिवर्तन या इन पर उपस्थित जीनों के, ठीक है, इन पर उपस्थित जो क्या होते हैं, जीन होते हैं, तो जीनों के उत्परिवर्तन के कारण, जीनों के क्या, म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन, तो म्यूटेशन के कारण, किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। तो आपको पता है भाई कि म्यूटेशन किसी में भी हो सकता है ना, जीन में म्यूटेशन, डीएनए में म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के कारण अनेक व्याधि या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के कारण अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अनेक विकार क्या होते हैं, उत्पन्न, तो अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
यानी क्या होंगे, ढेर सारे जो विकार होते हैं ना, ढेर सारे क्या होते हैं जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें आनुवंशिक या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ठीक है, ढेर सारे क्या होंगे, विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें आनुवंशिक जिन्हें आनुवंशिक आनुवंशिक या गुणसूत्री जिन्हें आनुवंशिक या गुणसूत्री विकार कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और ये विकार अगली पीढ़ी में वंशागत हो सकते हैं, उदाहरण वर्णाता, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम आदि। ठीक है, और ये विकार आगे क्या लिखोगे, ये विकार अगली पीढ़ी में तो ये विकार अगली पीढ़ी में वंशागत हो सकते हैं। ठीक है, ये विकार क्या होंगे, जो अगली पीढ़ी होगी, है ना, जो आने वाली की जो पीढ़ी होंगी उस पीढ़ी में क्या होंगे, ये वंशागत हो सकते हैं। उदाहरण वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है, उदाहरण वर्णांधता, हीमोफीलिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे रोग जैसे दांत रक्तता हो गया, टनन सिंड्रोम हो गया, ये सभी क्या है, हमारे आनुवंशिक विकार है। ये सभी किस श्रेणी में आते हैं, सारे जितने भी हैं सभी आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर के श्रेणी में आते हैं। तो हमने क्या लिखा, आनुवंशिक विकार कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी दैहिक तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन या इन पर उपस्थित जीनों के म्यूटेशन के कारण अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं विकार को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कि कोई संरचना में चेंजिंग आ जाए, है ना, या खराब हो जाए, है ना। डाउन सिंड्रोम बढ़ोतरी यानी कि कम, यानी कि जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र की संख्या में कम या ज्यादा हो जाए। तो ये सभी विकार के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए। वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए, ये वर्णांधता क्या है। ठीक है, वर्णांधता पे टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखोगे, हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्या लिखोगी, हॉर्नर ने 1876 में, ठीक है, हॉर्नर ने, क्या लिखोगे, हॉर्नर ने वर्णांधता पे, तो हेडिंग क्या डालोगे, वर्णांधता। ठीक है, क्या लिखोगे, हॉर्नर ने, किसने, हॉर्नर, तो हॉर्नर ने सन 1800, कितने सन में, सन 1876 में यह देखा, या हमें कह सकते हैं कि यह पता लगाया। ठीक है, यह पता लगाया। ठीक है, हॉर्नर ने 1876 में सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम यह पता लगाया ठीक है, तो यह पता लगाया कि, ठीक है, यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, कुछ व्यक्ति यानी कुछ ऐसे व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का, तो लाल व हरे रंग का भेद
भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस रोग को वर्णांधता, लाल हरा अंधापन या प्रोटान दोष कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इस रोग को वर्णांधता, ठीक है, क्या वर्णांधता या लाल हरा अंधापन, ठीक है, या लाल हरा अंधापन, ठीक है, या ठीक है लाल हरा अंधापन या प्रोटान दोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटान दोष कहते हैं ना, या तो लाल हरा अंधापन या प्रोटान दोष कहते हैं, ठीक है, या इसको हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जब कोई वर्णांध पुरुष किसी समान स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी समान पुत्र होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जब कोई सामान्य वर्णांध पुरुष है ना, जब कोई वर्णांध पुरुष किसी समान स्त्री से विवाह करेगा, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे समान स्त्री और वर्णांध पुरुष की बात करें। एग्जाम्पल जैसे क्या लिख लोगे, सामान्य पुरुष, एग्जाम्पल सामान्य स्त्री, ठीक है, और इसकी शादी किससे होगी, वर्णांध पुरुष के साथ, ठीक है, वर्णांध पुरुष के साथ होगी, है ना। एग्जाम्पल में कि अगर कोई भी सामान्य पुरुष वर्णांध पुरुष के साथ, है ना, कोई भी वर्णांध पुरुष अगर समान स्त्री के साथ क्या करता है, विवाह करता है, तो इनमें क्या होगी, उनकी जीन की वंशागति। देखो, महिला है तो महिला का क्या होता है भाई, XX, ठीक है। पुरुष है तो X और Y, ठीक है। गैमीट बनाओगे तो क्या X, ये क्या है, अंडाणु, XX के क्या है, अंडाणु है, ठीक है। XX क्या है भाई, अंडाणु है, ठीक है। और XY यहाँ पे क्या बन के आएगा, XY, ये क्या है, शुक्राणु है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये ग्रसित है, है ना, ये क्या है, ग्रसित है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या है, ग्रसित है, ठीक है। अब इनमें क्रॉस की क्रिया कराओ, ठीक है, क्रॉस की क्रिया कराओ, देखो कैसे संतति प्राप्त होती है। देखो, क्रॉस कराओगे, इसका क्रॉस इसके साथ, वापस इसका क्रॉस इस Y के साथ, X का साथ X और इसका Y के साथ, क्या संतति आएगी। देखो, संतति जो आएगी यहाँ पे X है और वो भी एक X है, ठीक है, जो कि ये क्या है, खराब है, ठीक है। वापस से X है, Y है, X है और एक क्या है भाई, खराब है, और X और Y है। यानी कि आप क्या देखोगे, सभी पुत्र वाहक, सभी पुत्री वाहक, सभी पुत्र समान, यानी कि जो सभी पुत्री है ना, ये वाहक है ना, ये वाहक का भाई, इसको क्या करेंगे हम, वाहक से दर्शाएंगे कि क्या है, वाहक है ना। तो ये देखो X और ये है, तो इसको हम कहते हैं वाहक पुत्री, और यहाँ पे नॉर्मल पुत्र है। तो एग्जाम्पल, यदि एक वर्णांध पुरुष समान स्त्री के साथ शादी करता है तो उनमें सभी पुत्री, उसकी जो सभी पुत्री होंगी ये इस रोग की वाहक होंगी, और सभी पुत्र क्या होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि माता के लक्षण कहाँ जाते हैं, पुत्र में, और पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्री पे स्थित होते। क्योंकि जब पुरुष अपना X गुणसूत्र देता है और महिला भी अपना X गुणसूत्र देती है तो यहाँ पे क्या होती है, लड़की। तो यहाँ पे पुरुष का ही क्या है, X वाला खराब है, क्योंकि एक चीज ध्यान देना, ये जो हमेशा ये जो जीन होंगे ये हमेशा X गुणसूत्र पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पुरुष ने अपने X को दिया, महिला ने अपने X दिया, तो क्या हुई, लड़की। लेकिन ये ग्रसित नहीं होंगी, वाहक होंगी। और महिला ने अपने X दिया और पुरुष ने अपने Y दिया, क्योंकि Y जिन पे ये प्रेजेंट नहीं है, तो पुत्र क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक, क्लियर। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
मेंडल पे यानी कि अब यहाँ पे आपके मेंडल के जितने भी सारे ने 7 वर्ष में उन्होंने प्रयोग किया, क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या तात्पर्य है और इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य, यानी कि जो मानव है, मानव में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या तात्पर्य, यानी कि क्या करोगे ये वाला, है ना। तो मैं आपको क्रॉस कर दे रही हूँ, आप बाकी लिख लेना। यानी क्या होगी, मादा, ठीक है, और इसका किसके साथ, नर के साथ, ठीक है, मादा और नर, तो इसका एक्स एक्स है ना, इसका एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, युग्मक बनेगा एक्स 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 वाई। ठीक है, तो ये तो है स्पर्म, ठीक है, और ये क्या है, ओवम है। ओके, ये क्या है, जनक है, और इसी के साथ साथ ये गैमीट है। ठीक, क्रॉस, इनका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या हुई संतति, क्या प्राप्त हुई, देखो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, यानी कि क्या हो जाएगा 50% गर्ल, ठीक है, 50% बॉय, और नर, लड़का और लड़की होना डिसाइड कौन करेगा, ये मेल करेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पुरुष का जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है, यही क्या करेगा, लिंग का निर्धारण। ठीक है, तो ये मानव में लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपने लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें, जो कि अभी हमने किया कि सप्रभाविता क्या, अपूर्ण प्रभाविता। तो सप्रभाविता में क्या लिखना, लाल, है ना, लाल पुष्प का, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कि कोई भी, यानी F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता बल्कि मध्यवर्ती होता है, ये तो आपने अपूर्ण प्रभाविता में लिखना है। सप्रभाविता में क्या लिखोगे, जब दो समयुग्मजी युग्म विकल्पी के साथ क्रॉस कराते हैं तो दोनों के लक्षण एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उसको हम कहते हैं सप्रभाविता। ठीक है, तो ये सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में मैंने पीछे करा दिया, अब इसका डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए ना, लिंग गुणसूत्र पे क्या करना, टिप्पणी लिखना, यानी कि जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई गुणसूत्र पे क्या करना, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ओके, तो ये भी सिंपल सा है। उसके बाद जीन विनिमय को परिभाषित करें और आरेखित चित्र की मदद से इसकी प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कि जो जीन विनिमय है, ठीक है, जो जीन विनिमय है इसको परिभाषित करें और आरेखित चित्रों की मदद से इसके प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी कि 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, और ये इसको इजीली नहीं लेना है ना, इजी नहीं लेना, ये आपके एग्जाम में आए हुए। ओके, तो आई होप कि आप सभी करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी उम्मीद पर पूरे खरे उतरेंगे, यानी कि आप इसको करके आओगे। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।